गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने जो है वो आयनन विभव की चर्चा करी थी और हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कौशिक सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः। और आज हम चर्चा करेंगे रेडियो एक्टिविटी। इस टॉपिक से टीजीटी 2010 के पेपर में जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो अब हम चुका नए पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार इस टॉपिक को एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आए और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कम आए। एक टॉपिक हमारा पीरियड टेबल और एक टॉपिक रेडियो एक्टिविटी, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं, तो हम इसकी आज चर्चा करेंगे। देखिए, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ये हम सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से मतलब जो है बेधी किरणें निकलती रहती हैं, अल्फा बीटा गामा निकलती रहती हैं, तो ऐसे पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। और इन पदार्थों इन तत्वों को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तो इसकी खोज किसने करी थी? सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकोरेल। हेनरी बेकोरेल ने इसकी खोज की थी और ये क्वेश्चन जो है पीटी 2004 में पूछा जा चुका है। इसका विशेष ध्यान देंगे कि किसके द्वारा खोजा गया था, हेनरी बेकोरेल। अब इसके बाद रेडियो एक्टिविटी की माप कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है जो है जीएम काउंटर, गीगर मूलर काउंटर। ये क्वेश्चन भी हमारा टीजीटी 2009 में पूछा गया है कि उसको रेडियो एक्टिविटी को कैसे नापा जाता है, तो वो किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है, जीएम काउंटर यानी गीगर मूलर काउंटर के द्वारा इसे नापा जाता है। इसके बाद अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखिए कि रेडियो एक्टिविटी की कौन कौन सी यूनिट्स हैं, तो हमारे पास देखिए 3 यूनिट है, क्यूरी, रदरफोर्ड और बेकोरेल। इनमें से कोई सा भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्यूरी की जो है वो क्या है वैल्यू। तो अगर किसी भी पदार्थ में 3.7 गुणा 10 की घात 10 विघटन प्रति सेकंड हो रहे हों, तो उसकी सक्रियता जो है वो हमारी क्या कहलाती है, 1 क्यूरी कहलाती है। 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुणा 10 की घात 10 विघटन प्रति सेकंड। उसी तरीके से एक रदरफोर्ड की अगर चर्चा करें, तो रदरफोर्ड में कितना होता है, बोले 10 की घात 6 विघटन प्रति सेकंड। अगर 10 की घात 6 विघटन प्रति सेकंड हो रहा है तो उसको एक रदरफोर्ड कहा जाता है। ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद बेकोरेल, एक बेकोरेल बराबर 1 विघटन प्रति सेकंड होता है, 1 विघटन प्रति सेकंड। उम्मीद है ये आप इस चीज को याद रखेंगे। देखिए, जो अंतरिक्ष से जो कॉस्मिक किरणें आती हैं वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है C614 बनाती हैं, यानी रेडियो एक्टिव कार्बन बनाती हैं। उसकी अभिक्रिया क्या होती है, वो अभिक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि 2010 में पूछी गई थी। 7n14 से 0n1 यानी कॉस्मिक किरणों में उपस्थित न्यूट्रॉन जब रिएक्शन करते हैं तो रेडियो एक्टिव कार्बन बनता है और एक प्रोटॉन निकल जाता है। इस तरीके से वायुमंडल में जो है हमारा रेडियो एक्टिव कार्बन उपस्थित रहता है, जो कि कार्बन डेटिंग के नाम से जिसका यूटिलाइजेशन जो है पुरानी चीजों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है, और कार्बन डेटिंग हम उसे कहते हैं। इसके अलावा जो है और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा। देखिए, हाइड्रोजन के हमारे पास 3 समस्थानिक है, 1h1, 1h2 और 1h3। लेकिन इसमें 1h3 जो है वो हमारा ट्राइटियम जो है वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। जब ये रिएक्शन करता है तो ये बीटा कण इसमें से टूट विघटन होता है, तो जो है वो बीटा कण निकलता है। सही है, ये क्वेश्चन हमारा पीटीटी 2010, टीजीटी 2010 और टीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। आप इसको याद रखेंगे कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा है, ट्राइटियम है, और ये बीटा कण उत्सर्जित करता है। ठीक है, बीटा कण उत्सर्जित करकर ये हीलियम का 2h3 बनाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि जो टेक्नीशियम है, टेक्नीशियम फुल्ली सिंथेटिक एलिमेंट है, यानी कि ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है। इसके सभी आइसोटोप्स जो है वो सिंथेटिक है, मतलब जो है लैब में बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन भी 2009 पूछा गया है कि कौन सा तत्व प्रकृति में नहीं मिलता है, तो कौन सा है, टेक्नीशियम, एटॉमिक नंबर 43। इसके बाद हम बात करेंगे जो है वो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ की। देखिए, मतलब जो है समूह स्थापन नियम क्या है, सन 1913 में सोडी, फजान और रसल के द्वारा नियम दिया गया था, और उन्होंने बताया था कि जब किसी भी तत्व में से अल्फा या बीटा कण निकलते हैं तो उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो हमने आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ZXE, अब इसमें से मान लो अल्फा कण अगर निकल गया, तो अल्फा कण है क्या, बेसिकली अल्फा कण जो है वो हमारा हीलियम का नाभिक है,
हीलियम का नाभिक, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमान संख्या 4 और इस पर 2 धनावेश होता है क्योंकि हीलियम का नाभिक है। तो जब भी किसी में से अल्फा कण निकलेगा तो उसमें क्या है, उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और जो है वो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। अब चूंकि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हुई अतः वो वर्ग में 2 स्थान पीछे, मतलब जो है आवर्त में अपने 2 स्थान पीछे जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी में वो अपने स्थान से खिसककर 2 स्थान पीछे आ जाता है। इसी तरीके से ZXA में अगर हमारा बीटा कण निकल जाए, बीटा कण जब निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और जो है वो द्रव्यमान संख्या जैसी की तैसी रहती है। तो द्रव्यमान संख्या जो है इसी तरीके से रहेगी। तो ये हमारा जो है वो आवर्त सारणी में 1 स्थान आगे खिसक जाता है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा था, समूह स्थापनीय। इसमें अल्फा कण निकलता है तो दो समूह पीछे खिसक जाता है और आवर्त सारणी में, और बीटा कण निकलने पर वो 1 समूह आगे आवर्त सारणी में खिसक जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी TET 2009 में पूछा गया है। अब हमने आपको बताया कि जैसे हीलियम नाभिक, मतलब जो अल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है। ये क्वेश्चन भी TET 2013 में पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से बीटा कण क्या होता है, तो बीटा कण जो है वो कैथोड रे से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के समान होता है और ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। बीटा कण क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के समान है। विक्टन स्थिरांक, देखिए विक्टन स्थिरांक को हम k से या लैम्डा से दिखाते हैं और ये बराबर सूत्र होता है 0.693/T½ जो कि अर्धायु है। अर्धायु आप जानते ही होंगे कि वह समय अंतराल जिसमें कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की अर्धायु कहते हैं और T½ से प्रदर्शित करते हैं। इस सूत्र पर कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, आप पेपर में देखेंगे, जो लास्ट ईयर के पेपर में आपको दिखाई दे जाएंगे। औसत आयु और अर्धायु में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। तो औसत आयु बराबर 1.44 T½ होता है, ये भी आप इसको ध्यान दे लेंगे। इसी तरीके से औसत आयु और विक्टर स्थिरांक में क्या क्वेश्चन है, ये 2016 में पूछा गया है। T½ बराबर 1/λ होता है, यानी कि जो औसत आयु होती है विक्टर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब जो व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास अगर कोई सीरीज दी हुई है तो उसमें कितने अल्फा और कितने बीटा होंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ये निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो चेंज इन मास नंबर, जितना मास नंबर में चेंज हुआ उसको 4 से डिवाइड करना है तो अल्फा पार्टिकल की संख्या निकल के आ जाएगी। और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, कितने बीटा पार्टिकल है उसको कैसे निकालेंगे, तो 2 into नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स माइनस चेंज इन एटॉमिक नंबर, इससे हम बीटा पार्टिकल्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बोले अब इसको एग्जांपल के द्वारा मैं थोड़ा सा और दिखाऊंगा। मान लीजिए 92 यूरेनियम 238 से हमारा एलिमेंट 82 Pb 206 बन गया। अब आपसे ये पूछा जा रहा है इस परिवर्तन में कितने अल्फा और कितने बीटा निकले, इसको निकाल के दिखाइए। तो पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। देखिए चेंज इन मास नंबर, तो देखिए 238 से 206 हो गया और अपॉन में कितना है 4, कितना हो जाएगा, देखिए ये बचा हमारा 32/4, यानी कि 8 अल्फा पार्टिकल इसमें से निकल गए। अब हम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स निकालिए। यहां पर देखिए नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स की अगर चर्चा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखें। बोले ये हो जाएगा 2 गुणा अल्फा पार्टिकल संख्या माइनस एटॉमिक नंबर में चेंज, तो 92 माइनस 82, तो 8 दूनी 16 और माइनस 10 यानी 6। यानी कि इस परिवर्तन में यानी 92 से 82 तक, 92 यूनिट 238 से 82 Pb 206 में परिवर्तन में 8 अल्फा पार्टिकल निकले हैं और 6 बीटा पार्टिकल निकले हैं। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन अगर इतने आप ध्यान से देख लेंगे तो उम्मीद है इनमें से 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाने चाहिए एग्जाम में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।